बारे में बात करेंगे तो हम यहाँ पे सिर्फ उन्हीं चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो हमको पढ़ना है। जो कोविड-19 के कारण हटा दिए गए हैं उन चैप्टर के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो हमारे जो सिलेबस में रखा गया है, पहले रखा गया है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से 5 नंबर क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है सोल्यूशन। सोल्यूशन से टोटल 7 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से भी 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद पढ़ना है हम लोग को पी ब्लॉक। पी ब्लॉक से 7 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद पढ़ना है डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक से 4 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से टोटल 6 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग को स्टडी करना है हैलो एल्केन और हैलो एरीन। तो हैलो एल्केन और हैलो एरीन से 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, इस बार पूछे जाएंगे। और एल्कोहल फिनाल एंड ईथर पढ़ना है तो एल्कोहल फिनाल और ईथर से 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना होता है तो यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बायोमॉलिक्यूल से टोटल 6 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम फिंकेल्स्टीन अपक्रिया के बारे में बात करते हैं। फिंकेल्स्टीन अपक्रिया होता क्या है, आइए इसके बारे में हम बताते हैं। जब क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ मेथेनॉल या एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो आयोडीन की एक्सचेंजिंग से आयोडोएल्केन बनते हैं। इस अभिक्रिया को फिंकेल्स्टीन या कोनांट फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आइए जरा देखिए इधर क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे एक हैलोएल्केन ले लिया जाए, ये हैलोएल्केन हो गया। और यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं कोई भी मेटल आयोडाइड। मेटल आयोडाइड में याद रखिए सिर्फ 2 ही मेटल आयोडाइड लेना है, या तो सोडियम होगा या तो पोटेशियम होगा। यहाँ पे हम Na लेंगे या Ki लेंगे, ठीक। इसको हम रिएक्शन कराएंगे मेथेनॉल हो या एसीटोन भी या एसीटोन हो। एसीटोन के ऊपर जब रिएक्शन होता है तो यह आयोडीन और ये हैलोजन दोनों की एक्सचेंजिंग हो जाती है, यानी कि ए चला जाएगा यहाँ पर और ए चला जाएगा इसके पास, तो बनेंगे RI+NaX, ठीक। यहाँ पे याद रखिएगा एक्स के स्थान पे तो हम क्लोरीन लेंगे या तो ब्रोमीन लेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं लिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे RCl होगा या CH3Cl हो सकता है, CH3CH2 Br हो सकता है। यहाँ पे हैलोएल्केन हो गया, इसका रिएक्शन किसके साथ करा दें, Na के साथ करा दें या Ki के साथ करा दें। यहाँ पे भी Na के साथ करा दें, यहाँ पे Ki के साथ करा दें। इसमें उपस्थिति किसकी होनी चाहिए, मेथेनॉल हो या एसीटोन हो, मेथेनॉल या एसीटोन सब में हो। तो यहाँ पे हुआ क्या, आयोडीन और क्लोरीन का एक्सचेंजिंग हो जाएगी और आयोडीन क्लोरीन के एक्सचेंजिंग से क्या बन जाएगी, जैसे इस रिएक्शन में क्या बन जाएंगे, यह आयोडीन इसके पास चला जाएगा, क्लोरीन इसके पास, तो बन जाएगा RI+NaCl ऐसो ऑन। इसको आप खुद करके देख सकते हैं। तो इसी अपक्रिया को हम लोग फिंकेल्स्टीन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। तो यही अपक्रिया फिंकेल्स्टीन अपक्रिया है। तो इसी अपक्रिया को फिंकेल्स्टीन या इसे एक और नाम से जानते हैं, कोनांट फिंकेल्स्टीन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। दैट्स ऑल। तो अब हम हिंदी भाषा में पुरस्कार की चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। याद रखिएगा, ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है भारतीय साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है और इसकी स्थापना जो है 22 मई सन 1961 में की गई है। किस सन बताई जा रही है, 22 मई सन 1961 में। और इसके संस्थापक हैं श्री साहू शांति प्रसाद जैन।
तो यह मत भूलिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके संस्थापक कौन है? तो श्री साहू शांति प्रसाद जैन हैं। देखिए, जिनको भी यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है उनको पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है। कितनी बताई जा रही है? 11 लाख रुपए की नगद धनराशि, और उसके साथ साथ जो है प्रशस्ति और वाग्य देवी की कांसे की प्रतिमा दी जाती है। इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है? 11 लाख रुपए की नगद धनराशि और प्रशस्ति और वाग्य देवी की कांसे की प्रतिमा दी जाती है। तो देखिए, एक ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सबसे पहले किसे दिया गया था? तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता जो हैं गोविंद शंकर कुरूप हैं, लेकिन इनकी जो भाषा है मलयालम है। याद रखिएगा, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार तो दिया गया है गोविंद शंकर कुरूप को, लेकिन इनकी भाषा जो है मलयालम है। और किस रचना के लिए? तो इनकी रचना जो है कोट्टू कुशल है। ठीक, और ये जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार गोविंद शंकर कुरूप को दिया जा रहा है, यह सन 1965 में दिया गया है। यह अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है गोविंद शंकर कुरूप को मिला है। उनकी भाषा मलयालम थी, रचना कोट्टू कुशल है, और सन 1965 में दिया गया था। तो याद रखिए, ये जो भाषण की मलयालम थी, लेकिन हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो सुमित्रा नंदन पंत को मिला है। क्या बताया जा रहा है? हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सुमित्रानंद पंत को मिला है, और इनकी रचना जो है सुमित्रानंद पंत की चिदम्बरा है। तो चिदम्बरा रचना के लिए सुमित्रानंद पंत को मिला है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, और उन्हें को मिला है सन 1968 में। ठीक है, उसके बाद जो है तो यह अच्छे से याद रखिएगा, सन 1968 में सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उसके बाद 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी की रचना के लिए मिला है। तो रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए मिला है। 1978 में अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1982 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। 1992 में नरेश मेहता को, 1999 में निर्मल वर्मा को, और 2005 में कुंवर नारायण को, और 2009 में अमरकांत और श्री लाल शुक्ला जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। 2013 में केदारनाथ सिंह को दिया गया है, और 2017 में कृष्णा सोबती को 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे टाइफाइड बीमारी के बारे में। यह बीमारी एक जीवाणु से होने वाली बीमारी है, और जिस जीवाणु से होता है यह बीमारी, उस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। इस जीवाणु का आकार रॉड के शेप जैसा होता है, और यह एक ग्राम निगेटिव जीवाणु है। इस जीवाणु से निकलने वाले टॉक्सिन को इंडोटॉक्सिन कहते हैं, और प्रतिवर्ष पूरे विश्व में लगभग 6 लाख व्यक्तियों की मृत्यु इससे हो जाती है। इस बीमारी के फैलाव की बात करें, यह बीमारी दूषित भोजन व दूषित जल से होता है। इसके संक्रमण के मुख्य स्रोत की अगर हम बात करें तो टाइफाइड से ग्रस्त रोगी का मल इस बीमारी का मुख्य स्रोत होते हैं। संक्रमित भोजन व जल ग्रहण करने के 7 से 14 दिन पश्चात टाइफाइड बुखार आता है, जो प्रतिदिन बढ़ता जाता है। 1 सप्ताह बाद आहार नाल की क्रियाशीलता पर प्रभाव पड़ने लगता है। दूषित भोजन व दूषित जल के माध्यम से जब साल्मोनेला टाइफी हमारे आहार नाल में प्रवेश करता है तो छोटी आंत के पेयर पैचेज में जा करके संक्रमण करता है और वहाँ पर घाव उत्पन्न करता है, जिसके कारण रक्तस्राव भी स्टार्ट हो जाते हैं। और यह छोटी आंत से रक्त द्वारा हमारे लीवर और स्प्लीन में पहुंच जाता है और वहाँ पर जा करके यह गुणन करता है, अर्थात अपनी संख्या को खूब बढ़ाता है। संक्रमण के 7 से 14 दिन पश्चात इसके कुछ लक्षण ऐसे हमारे शरीर में दिखते हैं, जैसे तेज बुखार, सर दर्द, पेट दर्द, भूख न लगना, पेट का मुलायम होना, कब्ज या अतिसार, जीभ पर सफ़ेद पदार्थ का जमा होना, आंत से रक्त का स्राव, पैर व छाती पर छोटे छोटे गुलाबी दानों का उभरना अगर दिखाई दें तो यह टाइफाइड के लक्षण हैं। अगर ये सब लक्षण दिखते हैं तो एक परीक्षण कराना होता है, जिसे बोला जाता है विडाल परीक्षण या विडाल टेस्ट कहते हैं। तो विडाल टेस्ट के माध्यम से यह पता चल जाता है टाइफाइड है या नहीं है।
अगर टाइफाइड है तो कुछ ड्रग्स यूज किए जाते हैं, जैसे सिप्रोफ्लेक्सासिन और सेफ्ट्रियाक्सोन। इस केमिकल से टाइफाइड के जो जीवाणु हैं पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। रोग ठीक होने के बाद भी जीवाणु रोगी के पित्ताशय में रहते हैं और मल के द्वारा बाहर आते जाते हैं। टाइफाइड से बचाव की बात की जाए तो जल व भोजन की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वह मक्खियाँ भी इस रोग की वाहक होती हैं, अर्थात अगर किसी भी इंसान को टाइफाइड है और वह जाके कहीं खुले में शौच करता है तो उससे बहुत सारी मक्खियाँ बैठेंगी, और वह मक्खियाँ अगर वहाँ बैठती हैं तो उसके शरीर में टाइफाइड के जो जीवाणु हैं यानी साल्मोनेला टाइफी उसके बॉडी से चिपक जाते हैं, और वह आकर के अगर हमारे आसपास भोजन पे बैठती हैं और उन भोजन को अगर हम ग्रहण करते हैं तो भी हमें टाइफाइड हो सकती है। तो मक्खियाँ भी इस बीमारी को फैलाने में अपनी भूमिका निभाती हैं। टाइफाइड के टीका भी इस समय उपलब्ध है। अगर कोई इंसान इसका टीका लगा लेता है तो उसे टाइफाइड बीमारी नहीं होगी। साल्मोनेला टाइफी अगर हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के बाद यह जा करके छोटी आंत में अपना संक्रमण करता है। छोटी आंत में संक्रमण होने के पश्चात कभी कभी यह हमारे रक्त में और लीवर में इंटर नहीं करते हैं, यह केवल छोटी आंत में ही रह जाते हैं। अगर यह जीवाणु छोटी आंत में रह जाएंगे तो इसे हम बोलते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस। गैस्ट्रोएंटेराइटिस में रोगी को रोग का पता नहीं चल पाता है और यह इस बीमारी को फैलाते रहता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मैरी मेलान, एक बहुत ही मशहूर रसोइया मैरी मेलान जो कुक थी, और इसके द्वारा भोजन बना करके लोगों को सर्व करने पर बहुत सारे लोगों को यह टाइफाइड बीमारी फैलाई थी। इसलिए टाइफाइड बीमारी को टाइफाइड मैरी के नाम से भी जानते हैं। तो साल्मोनेला टाइफी अगर हमारे छोटी आंत में रह जाते हैं तो इसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहेंगे। छोटी आंत में घाव के पश्चात यह रक्त के द्वारा अगर हमारे शरीर पहुंच जाते हैं तो इसे हम टाइफाइड फीवर कहते हैं। बट अगर छोटी आंत में रह जाते हैं तो इसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस के नाम से जानते हैं। बिहार पीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वायरस इज मेड अप ऑफ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन ओनली, सेकेंड ऑप्शन है डीएनए ओनली, थर्ड ऑप्शन है आरएनए ओनली, एंड लास्ट ऑप्शन है प्रोटीन एंड डीएनए ऑब्लिक आरएनए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ, इसलिए क्योंकि जो भी वायरस हैं, वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल होते हैं। इसका मतलब ये है जो भी वायरस होंगे न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो वायरस में डीएनए या आरएनए हो सकते हैं और प्रोटीन हो सकते हैं, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फोर्थ होगा।